ऐसे में जब आज देश के अंदर गंगा एक्सप्रेस वे का उद्घाटन होता है तो यह देश में एक कीर्तिमान भी स्थापित करता है। दुनिया में आज भारत 1.46 लाख किलोमीटर लंबे हाईवेज रखते हुए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बना, जहां पर इतना बड़ा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है। तेजी से बढ़ती हुई भारतीय अर्थव्यवस्था में जहां रोड अभी लगभग 4% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था में अगर चलते पहिए इन सड़कों पर चलकर गंतव्य स्थानों पर तेज गति से पहुंचने लगे तो यह तय है कि आने वाले समय में विकास को भी नई ऊंचाइयां मिलेंगी। आज के सेशन में हम गंगा एक्सप्रेस वे का जिक्र तो करेंगे ही करेंगे, साथ में हम एक्सप्रेसवेज, हाईवेज, इन बीच के अंतर को समझेंगे, देश के प्रमुख एक्सप्रेसवेज समझेंगे। और उत्तर प्रदेश में जब ये गंगा एक्सप्रेसवे आया है, इससे पहले यमुना एक्सप्रेसवे है, तो कौन से एक्सप्रेसवे हैं, इनकी किस तरह से स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अल्टीमेटली इनको युद्ध के दौर में इस्तेमाल करने वाला भी बताया जा रहा है। तो आइए एक एक करके इस विषय पर आगे बढ़ते हैं। सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर की जहां बात हो रही थी तो मैंने आपको बताया कि देश के 85% यात्री और 65% माल परिवहन जो है वो सड़कों के थ्रू होता है। इससे व्यापार बढ़ता है, रोजगार के अवसर बनते हैं। देश के अंदर जब से एक्सप्रेसवेज की चर्चा होने लगी है तो गंगा एक्सप्रेसवे ने इस चर्चा को बहुत और ऊंचाइयां दे दी। हाल ही में प्रधानमंत्री ने जब यूपी के अंदर हरदोई में प्रदेश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया तो यह चर्चा और तेज होने लगी। 594 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे रिकॉर्ड टाइम में बनकर तैयार हुआ है। चूंकि यूपी के अंदर इलेक्शन है आने वाले समय में, तो लोग इसे इलेक्शन से जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन निश्चित ही इतने सारे एक्सप्रेसवेज का उद्घाटन आए दिन जो देश में हो रहा है, क्योंकि बनने के बाद के उद्घाटन है, शिलान्यास नहीं है, उद्घाटन है कि बन गया और उसका साथ में काम चल रहा है। तो कुछ ऐसी तस्वीरें निकल करके आई। गंगा एक्सप्रेसवे की कुछ तस्वीरें आपके सामने देख करके समझ में आता है कि यह बहुत ही फास्ट 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से व्हीकल्स को जाने के लिए रास्ता मुहैया कराने का प्रयास इसके अंदर किया गया है। सड़कों के हालात और स्थितियों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह बहुत ही मजबूती से रोड जमीन से उठा करके बनाई गई है। रोड पर कोई भी और इधर से ट्रांजिट होकर ना आ जाए, उसका खास ख्याल रखा गया है। एक्सप्रेस हाईवे पर यह भी तय किया गया है कि ये जो सीमेंटेड आप जो जगह देख रहे हैं, ये असल मायने में अगर कभी फाइटर जेट को उतरना हो तो उसके लिए विकसित की गई जगह हैं, जिन्हें आप सड़कों पर देख रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से शुरू होकर प्रयागराज तक जाएगा। हापुड़, बुलंदशहर, बुदायूं, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ होते हुए प्रयागराज तक ये पहुंचेगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि इसी एक्सप्रेसवे से हरिद्वार को भी जोड़ा जाएगा। पहले तक प्रयागराज जाने का जो रास्ता था वो वाया कानपुर 684 किलोमीटर मेरठ से पड़ता था, लेकिन अब 594 किलोमीटर पड़ेगा, ऐसा यहां पर सूचनाओं के थ्रू माध्यम से बताया गया। प्रधानमंत्री ने यहां पर एक पौधारोपण भी किया, साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ के साथ उस जगह का मुआयना किया, सड़क को समझा, सड़क पर पैदल चलकर इस पूरी जगह का मुआयना किया। सड़कों के विकास के साथ साथ यह भी सुनिश्चित किया कि ये हाई स्पीड सड़कें हैं, बल्कि नए सपनों का गेटवे हैं। राजनीतिक बयानबाजी में कहा कि यूपी में कभी माफियाओं पर फिल्में बनती थी, आज यूपी की कानून व्यवस्था का देश भर में उदाहरण दिया जाता है। कुल मिलाकर के इस तरह का उद्घाटन और साथ में बयानबाजियों का काम बनता रहा। खैर, अब हम आते हैं मुद्दे के ऊपर कि सब सड़कें होती कितनी प्रकार की हैं। तो देखिए, जहां गांव की सड़कें बनी है तो ग्रामीण सड़कें होती हैं, शहर में बनी तो शहरी सड़कें होती हैं। लेकिन आप गांव को शहर से कनेक्ट करती हुई सड़कें जो देखते हैं, पहले प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत उन्हें बनाया जाता था, उन्हें अब ग्रामीण सड़कों में कंसीडर किया जाता है। अगर शहर दो बड़े हैं, उन्हें आपस में कनेक्ट करने वाले हाईवे राज्य ने बनाए हैं तो राज्य हाईवे, और अगर केंद्र सरकार ने एनएचएआई द्वारा बनाए तो राष्ट्रीय हाईवे कहलाते हैं। राष्ट्रीय हाईवे हो या स्टेट हाईवे, इन पर कोई भी व्यक्ति कहीं से भी एंट्री कर सकता है, या फिर कहिए कि ये चूंकि जमीन से उठकर नहीं बनाए जाते, सड़कों की रोड से मतलब जमीन से सीधी कनेक्टिविटी होती है, तो आप रोड के किनारे उतर के भी खड़े हो लेते हैं, खेत तक भी घूम आते हैं। अगर आपका किनारे कहीं घर है तो आप उसका भी एक्सेस पा ही जाते हैं। बस इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए जो फिलहाल हाईवे बनाए जाने शुरू हुए, इन्हें जमीन से ऊपर उठाकर बनाना शुरू किया गया, ताकि कोई भी व्यक्ति सड़क से जमीन तक ना जाए और जमीन से कोई व्हीकल लेके सड़क पर ना आए। इसके दो फायदे हैं। एक तो कोई भी वाहन जो द्रुत गति से चल रहा है वो किसी अकस्मात हुए एंट्री से, चाहे वो व्हीकल की है चाहे पशु की है, उससे बचता है। तेजी गति की गाड़ी की बनी रहती है और परिवहन सुरक्षित रहता है। इसी प्रकार से एक्सप्रेसवे का कंसेप्ट निकला। तो नेशनल हाईवे जो शहरों को जोड़ने का काम कर रहे थे, उन्हें अगर निर्बाध रूप से चलने वाला बना दिया जाए तो उन्हें एक्सप्रेस हाईवे कहा जाता है। और अगर इतना सुनिश्चित कर दिया जाए कि कुछ भी हो जाए, कोई इसमें एंट्री नहीं करेगा। जहां एक्सप्रेस हाईवे को थोड़ा उठकर बनाया गया, फ्रीवे बिल्कुल समझ लो हवा में बना दिया गया, या फिर इतना सुरक्षित बना दिया गया कि आप ये टेंशन ही नहीं कर सकते कि कोई बाहर से आ सकता है, तो वो फ्रीवे होता है। तो कुल मिलाकर के हाईवेज में नेशनल हाईवे, एक्सप्रेसवे और फ्रीवे 3 प्रकार के कंसेप्ट होते हैं। हाईवे शहरों की कनेक्टिविटी के 4 लेन 6 लेन हाईवेज होते हैं,
लेकिन इनकी रोड पे कहीं से भी कनेक्टिविटी संभव हो पाती है। वहीं पर एक्सप्रेस हाईवेज की जब बात की जाती है तो ये कनेक्टिविटी के वो हाईवेज हैं जिनमें सुनिश्चित की हुई जगह से ही लोग एंट्री कर सकते हैं। रोड साइड सरकार या फिर निर्माता जो भी कंपनी है वो तय करती है कि कहां पर उतरने की जगह दी जाएगी, कहां पर रेस्ट एरिया दिया जाएगा, कहां पर पेट्रोल पंप होगा। जैसे अभी गंगा एक्सप्रेस वे जो बना है इस पर हर 75 किलोमीटर पर पेट्रोल पंप की व्यवस्था दी गई है, जो कोको मॉडल पर है, यानी कि कंपनी ओन्ड है, कंपनी ही ऑपरेट करेगी उसे। तो बीपीसीएल के पेट्रोल पंप्स हैं उनको यहां पर जगह दे दी गई है। ऐसे ही 5 जाते समय और 4 आते समय रेस्ट एरिया दिए गए हैं। उन रेस्ट एरियाज की जगह पहले से डिफाइंड है, वहां पर जो ब्रांड्स काम करेंगे उनको अपनी होटल ऑपरेट करने का, रेस्टोरेंट ऑपरेट करने का, जो भी जगह वहां पर मतलब यात्री के लिए सुरक्षा की या आराम की व्यवस्था के लिए जरूरी है, उनको बनाने की जगह दी गई है। तो इस प्रकार से ये सुनिश्चित होकर बनता है। ऐसा नहीं कि रोड साइड पूरे रास्ते आपने होटल और ढाबे बनते हुए देख लिए, ऐसा इन जगहों पर नहीं होता। जहां तक बात हो फ्रीवे की, तो यहां पर पूरी तरह से यह सुनिश्चित किया जाता है कि गति को तो कोई नुकसान होगा ही नहीं, लेकिन फ्यूचर में भी अगर आप चाहो कि मैं रोड पर चढ़ जाऊं, आप नहीं चढ़ पाओगे। वो दैट इज फ्रीवे टाइप का फीचर जो भारत में अभी नहीं है। एक तरह से एक्सप्रेस वे का जो नेक्स्ट लेवल है वो फ्रीवे है। एक्सप्रेस वे पर गति भारत के अंदर फिलहाल 120 किलोमीटर प्रति घंटा बहुत से हाईवेज पर रख दी गई है, एक्सप्रेस हाईवेज पर रख दी गई है। फ्रीवे में इसकी गति सीमा और बढ़ा दी जाती है, जिसमें सीमाएं एक्सटेंड की जा सकती हैं। तो ये कुछ सड़कें हैं। जहां तक बात हो गंगा एक्सप्रेस हाईवे की, ये 594 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस हाईवे है जो मेरठ को प्रयागराज से जोड़ेगा। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियां यहां भी चलेंगी। उद्देश्य है कि इससे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। यहां पर मेरठ से हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाजापुर, हरदोई, उन्नाव होते हुए प्रयागराज तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। इसकी कुल लागत 36,320 करोड़ रुपए आई और इसको अब यहां से यहां तक ट्रेवल करने में 6 घंटे का समय लगेगा। अलग अलग जिलों में से होकर गुजरेगा, उनके कुछ स्टेट्स आपके सामने रख दिए गए हैं। यहां पर जो एयर स्ट्रिप भी बनाई गई है वो इस तरह की कि रात को भी अगर फाइटर जेट उतरे तो उन्हें वो रोड पर चमक के साथ जगह दिखाई देती रहे। अब उत्तर प्रदेश में 4 जगह एयर स्ट्रिप्स हो चुकी हैं, गंगा एक्सप्रेस वे पर, यमुना एक्सप्रेस वे पर, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर। यह इसलिए क्योंकि युद्ध के समय पर दुश्मन द्वारा कई बार जो एयरबेस हैं उनको निशाना बना दिया जाता है। तो एयरबेसेस को बचाते हुए एक्सप्रेस हाईवेज पर लैंडिंग सुनिश्चित हो सके, उसके लिए रोड पर ही, एक्सप्रेस हाईवेज पर ही फाइटर जेट्स के उतरने की व्यवस्था की जाती है। अब थोड़ा सा इतिहास बतिया लेते हैं। यमुना एक्सप्रेस वे जो गंगा एक्सप्रेस वे जो है, इसका थॉट सबसे पहले मायावती जी के दिमाग में आया था वर्ष 2007 में, और उनके द्वारा इसकी आधारशिला भी रख दी गई थी। लेकिन पर्यावरणीय कारणों के चलते 2007 में इस कार्यक्रम को एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस नहीं मिले थे। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बकायदा उस समय उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का भी गठन किया गया था, और जिस जेपी को इस काम के लिए लाया गया था, जिसने यमुना एक्सप्रेसवे बनाया था, उस जेपी ने अपना 1,000 करोड़ रुपया का जो इन्वेस्टमेंट शुरुआत में करने का डिसीजन लिया था वो वापस भी ले लिया था कि सब अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि एनवायरमेंटल क्लियरेंसेज में काम अटक गया। हाईकोर्ट के द्वारा इस काम को रोक दिया गया था। 2009 की ये खबर है, और जेपी ग्रुप के द्वारा यहां से जो अपना प्रोजेक्ट से पैसा निकालने की बात थी वो भी निकलकर बाहर आ गई थी। यह काम 2009 के अंदर अटक चुका था। 2019 में फिर से इसकी चर्चाएं होना शुरू हुई कि यूपी का लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा गंगा नदी के किनारे। चर्चाएं होना शुरू हुई। 2021 के अंदर यूपी की कैबिनेट ने 36,000 करोड़ के अंदर गंगा एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट का फिर से प्रयास शुरू किया। इस बार बाकायदा क्लियरेंसेज, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेज ले लिए गए। यह काम पूरी तरह करने के बाद 12 साल बाद फिर से इसको रीइग्नाइट किया गया। प्रधानमंत्री के द्वारा इस कार्यक्रम का उद्घाटन जो है फिर कर दिया गया। इसका मतलब उद्घाटन मतलब फाउंडेशन स्टोन गंगा एक्सप्रेस वे का 18 दिसंबर के दिन 2021 में रखा गया। 2021 से आज 2026 में आप हैं, तो लगभग 5.5 साल जो है इस पूरे काम के अंदर निकल चुके हैं इसको बना करके। 21, 22, 23, 24, 25, 26 इन सब के अपने अपने कुछ कुछ अपडेट्स रहे। सबसे बड़ा अपडेट था क्योंकि ये ग्रीनफील्ड हाईवे है, मतलब ये नया बनाया गया हाईवे है। एक ब्राउनफील्ड होता है जो पहले से बनी हुई सड़कों को चौड़ा करके फिर उनको रिडिफाइन और रिडिजाइन किया जाता है, लेकिन ये ग्रीनफील्ड है, मतलब जमीन किसानों से लेकर उस पर हाईवे निकाला गया। तो ऐसे में 7,453 हेक्टेयर जमीन 12 जिलों के अंदर 83,000 किसानों से खरीदी गई, जिसके बदले मुआवजे में 9500 करोड़ रुपए दिए गए। इसके बाद 40% कंस्ट्रक्शन धीरे से 2023 में पूरा हुआ, 24 में कंस्ट्रक्शन हुआ और फाइनली जाकर के अब यह बनकर आपके सामने आया है, जिसकी कुल लागत 37,350 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसको बनाने के लिए 4 अलग अलग पार्ट में इसका निर्माण किया गया। जो फर्स्ट पार्ट इसका बना उसे छोड़कर के सेकंड और थर्ड जो फेजेस हैं वो अडानी ग्रुप के द्वारा बनाया गया। मतलब कि 4 भागों में से जो पहला भाग है वो आइडियल रोड बिल्डर्स इंफ्रास्ट्रक्चर ने बनाया, जो मेरठ से बदायूं का है, और उसके बाद का जो 75% हिस्सा है बदायूं से हरदोई, हरदोई से उन्नाव, उन्नाव से प्रयागराज, ये तीनों के तीनों हिस्से अडानी के द्वारा पूरे किए गए हैं।
इसके मतलब प्रमोशन के अंदर अभी अडानी ने खुद ने भी प्रमोशन इसका डाल रखा है प्रॉपर तरीके से। अडानी ऑलरेडी 17 रोड प्रोजेक्ट लेकर चल रहा है, 5300 किलोमीटर से ज्यादा वो रोड कंस्ट्रक्शन का काम फिलहाल के लिए कर रहा है। इन 594 किलोमीटर पूरे गंगा एक्सप्रेस वे पर 9 पब्लिक कन्वीनियंस सेंटर, जिसमें से 5 जाते समय 4 आते समय, जिसमें फूड प्लाजा, कैफेटेरिया, आराम करने की जगह, होटल, ये सब बनाने की जगह छोड़ी गई है। बीपीसीएल को पेट्रोल पंप ऑपरेट करने की जगह दी गई है। कुछ इस प्रकार से रेस्ट एरियाज बनाए गए हैं जहां लोग तेज गति से जब निकल रहे हैं तो यात्री विश्राम कर सकते हैं और अपने लिए जो भी उनको रिफ्रेशमेंट चाहिए वो यहां पर मिल सकते हैं। ठीक है साहब। साथ ही साथ यहां पर एक्सप्रेस वे पर वॉर टाइम रनवे, स्ट्रेटेजिक लोकेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट का भी प्रॉपर ध्यान रखा गया है। जहां तक बात हो टोल टैक्स की, तो काफी महंगा टोल यहां पर दिख रहा है। 1 किलोमीटर की यात्रा के लिए लगभग ₹2.5 आपको कार जीप से खर्च करने पड़ेंगे। वहीं अगर पूरी यात्रा 594 किलोमीटर की करनी है तो ₹1515 का आपको पेमेंट करना होगा। 37,000 करोड़ की जो लागत है, शायद वो इसी प्रकार के टोल से वसूली जाएगी जो आपके सामने दिख रहा है। सामान्यतया 1 किलोमीटर पर 1.5 से पौने ₹2 के आसपास टोल वसूला जाता है, लेकिन यहां ₹2.5 के आसपास टोल वसूली हो रही है। ये टोल वसूली 37,000 करोड़ की वसूली है। अब वो कितने सालों में पूरी होती है ये देखना होगा। मतलब ये जो 37,000 करोड़ आज आपको जाते हुए दिख रहे हैं, अडानी ने बनाए हैं, सरकार ने अपना क्रेडिट खा लिया। टेक्निकली आप और हम इसके सही मायने में भुगतान करता है, लेकिन एक बार में वो पैसा लगा के काम शुरू कर दिए और हम अब उसका पेमेंट आने वाले समय में करते रहेंगे। खैर, आने वाले समय में कुछ और भी काम होंगे। इस सड़क के बन जाने से मेरठ, अमरोहा, बुलंदशहर, इन सभी जगहों पर कुछ कुछ चीजों को गति मिलेगी। जिस तरह से इन शहरों का विकास हो रहा है उसमें हापुड़ के अंदर लॉजिस्टिक क्लस्टर बन सकेगा। बुलंदशहर के अंदर लोग जो हैं वो अब मतलब आने वाले समय में गाजियाबाद के क्षेत्र में बहुत तेजी से पहुंच सकेंगे। अमरोहा के गन्ने के जो पैदावार है उसको नई पहचान मिल सकेगी। संभल के जो मंदिर हैं उन तक लोगों की रीच बहुत तेजी से बनेगी। बदायूं के अंदर तहसीलों का शहरीकरण हो सकेगा। शाहजहांपुर के अंदर जो गन्ना मिल है उनका प्रोडक्ट अब तेजी से सेंटर दिल्ली तक पहुंच सकेगा, क्योंकि मेरठ दिल्ली के बीच में ज्यादा दूरी नहीं है। हरदोई जो कि कनेक्टिविटी का पॉइंट बन रहा है वहां से लखनऊ के लिए, तो वहां पर अब इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित हो रहा है। तो यहां पर बड़ी मात्रा में इंडस्ट्रीज उन्नाव, हरदोई, लखनऊ के नजदीक, कानपुर के नजदीक बन रही हैं। तो अपने आप में एक बहुत ज्यादा गति